अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और जिस जगह मैं मौजूद हूं ये संगम है दो रियासतों और दो सूबों के दरमियान। ये दरिया झेलम और कोहाला ब्रिज है और यहाँ सामने नजर आ रही है आपको रियासत है जम्मू आज़ाद कश्मीर। और साथ जब मैंने रियासत की बात की तो पाकिस्तान, यानी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान में हूँ मैं, और जिस सूबे में मौजूद हूँ ये पंजाब है। और साथ ही मेरे हाथ की तरफ बाएं तरफ ये खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसलिए ये इनफरादी हैसियत की जगह है। सिर्फ पूरे मुल्क में आपको ये पॉइंट यहाँ पर ही मिलेगा और बिल्कुल कोहाला ब्रिज के नज़दीक हम मौजूद हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के एक खूबसूरत इलाके जो हज़ारे डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का है, सर्कल बकोट, जो तकरीबन 90 के करीब गांव का ये एक मस्कन है। ये सर्कल बकोट भी, इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे और इसके साथ साथ यहाँ से तालीम की चिंगारी एक ऐसी उभरी है जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान तक फैली हुई है। हिस्ट्री के ऊपर बात होगी, टूरिज्म के स्कोप के ऊपर भी बात होगी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इस पॉइंट के ऊपर बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी तशरीफ लाए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं इस खूबसूरत इलाके की तरफ, सर्कल बकोट की तरफ। आप हमारे साथ एबटाबाद की यूनियन कौंसिल सर्कल बकोट दरिया झेलम के किनारे वाक़या है। तारीख बताती है कि यह इलाका दीन इस्लाम की आमद से पहले गंधारा तहजीब के मशहूर इलाके टेक्सला सल्तनत में शामिल था। 1800 तक बकोट का कश्मीर में भी इलाक रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने अमृतसर माहिदे के तहत सर्कल बकोट को कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया था, जबकि महाराजा रंजीत सिंह ने इसे तख्त लाहौर से भी जोड़े रखा। फरवरी 1859 में इसका इलाक मलका कोहिसार मरी पंजाब और बाद में हज़ारा डिवीजन से कर दिया गया। यही वजह है कि बकोट का इलाका तारीखी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। अच्छा, सर्कल बकोट के बारे में ज़रा बताइएगा कि आपने जैसे कहा जी कि 90 गांव के ऊपर ये मुश्तमिल है, तो गिरदोनवा में कौन कौन से इलाके हैं? और जब हम बात करते हैं थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा के बादर कबाइल की, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में अच्छी खासी रेजिस्टेंस अंग्रेज़ को भी देखने को मिली है, सिखों को भी देखने को मिली है। देखिए, यूँ लगता है कि इफ्तिखार आरिफ की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है कि हमारे आबा व अजदाद ने हुर्मत आदमी के लिए ताबद रोशनी के लिए कलमा हक कहा, मकतलू कैद खानों और सलीबों पे बहता लहू उनके होने का ऐलान करता है। वो लहू हुर्मत आदमी की ज़मानत बना, ताबद रोशनी की इलामत बना। और यहाँ के जो लोग थे, जो मुकामी कबाइल थे, उन्होंने भी जो बाहर से लोग फॉरेनर्स आए थे या जो खारजी ताकतें थी, उनको अपने यहाँ मुसल्लत होने का मौका नहीं दिया। मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, रिएक्ट किया और बड़ी ताकत से जो है वो अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। किस महाज के ऊपर रेजिस्टेंस हुई और उसमें से उन्होंने लीड किसने किया? यहाँ मुकामी कबाइल या कौन से लोग मिले थे? क्योंकि कश्मीर आपका बिल्कुल साथ है। देखिए, ये जो गांव है ये प्याला नमा गांव है। जी जी। ये दरमियान से आपको निस्बतन बराबर मिलेगा जो सेंट्रल बकोट का एरिया है। अच्छा, सारी साइडों पे इसके पहाड़ हैं और इस गांव के पाँव से दरिया झेलम गुजरता है। तो यूं इसकी जो जोग्राफियाई सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सामने कश्मीर है, इस तरफ पंजाब और फिर जो मौजूदा KPK है, तो ये इन तीनों के दरमियान जो है वाक़ है। तो इसकी जो जोग्राफियाई इंपॉर्टेंस की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र भी रही। यानी वो कहते हैं ना, जो परिंदे आँख रखते हैं सबसे पहले असीर होते हैं। तो ये जब भी फतवात के हवाले से लोग, जो खारजी ताकतें जब किसी इलाके का रुख करती थी तो इस इलाके से उनको मज़ामत का सामना करना पड़ता था। ये चीज़ तारीख़ के औराक में मिलती है कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उस वक्त यहाँ के लोगों ने ये जो सामने जीरकोट की पट्टी है, ये जो हमारा रीजन है सर्कल बकोट और प्लस मरी के लोगों ने, इन्होंने मसल्लह जदोजहद की और बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत से रिएक्ट किया और अपनी जो ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ तक जितनी कुर्बानी दे सकते थे वो दी। 118 साल कबिल अपने ही घर को स्कूल के लिए मुख्तस करके यहाँ के लोगों की तामीरी आबियारी के लिए जो पौधा लगाया गया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। बकोट का इलाका जहाँ खूबसूरत जोग्राफियाई हुस्न से माला माल है
वहीं यहाँ के ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता और बाशऊर हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती की परवाह किए बगैर अपनी मदद आपके तहत 5 किलोमीटर तक सड़क की ज़ाती फंड से तामीर की, जो बकोट के लोगों की खुददारी का एक मुंह बोलता सबूत है। अनान अली अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके आबाओ अजदाद ने यहाँ पर तालीम की शम्मा रोशन की और अब इसी गांव के जो बच्चे हैं और जो बच्चियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन कर रही हैं। और बकोट की पहचान अनान अली अब्बासी भी हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में नेशनल यूथ असम्बली का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और काफ़ी फॉरेन विजिट भी ये करके आए हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पर बात होगी, इस इलाके के ऊपर बात होगी। जी अनान साहब बताइएगा ज़रा कि 1905 में ये दरसगाह कायम की गई, उस वक्त हालात कैसे थे, आपने आबाओ अजदाद से क्या सुना, क्योंकि आपके वालिद भी एजुकेशन से वाबस्ता रहे हैं। जी नसीर साहब, जो हमारे पस मंज़र में ये जो जगह है, ये हमारे दादाजी के वक्त में कच्ची इमारत थी, 14 कमरों पे मुश्तमिल मिट्टी और गारे से बनी हुई कच्ची इमारत थी। और ये इस 90 गाँव की तारीख का जो अव्वलीन स्कूल बना, प्राइमरी स्कूल, वो 1905 में यहाँ कायम हुआ। गवर्नमेंट ने आके यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, हमने उनको जगह फ्राहम की और उस जगह फ्राहम करने का नतीजा ये निकला कि 1952 में इसको मिडिल का दर्जा मिला, 1955 में ये हाई स्कूल बना और 55 से लेके 1970 तक यहाँ पे हाई स्कूल कायम रहा। यूँ मजमूई तौर पे 65 साल तक ये जो हमारा भाई घर है, ये इल्म अदब के प्यासे हज़ारों इंसानों का जो है वो मेज़बान रहा। और ये एक ऐसी लेगेसी थी कि वो जो गुड डीड्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं आगे चीज़ों में। तो यहाँ के लोग ना सिर्फ यहाँ आपको ना बहुत शादर नादर गुर्बत मिलेगी, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग अपने खुद निसारी, खुददारी और ख़ुद मुख्तारी के तहत आगे चलते हैं। और जो एजुकेशनल लेवल है लोगों का मैट्रिक के लेवल तक, वो आपको मोर देन 90% मिलेगा, जो इस बात की इलामत और ज़मानत है कि यहाँ के लोग जो है वो इल्मी बरतरी के आमिल हैं और वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में जब भी गए तो उन्होंने उरूज और ओज कमाल हासिल की है। दादा ने हजरत साहब से पूछा किधर चले गए। मैंने कहा आपने कहा था घास काटना है और गाड़ा बना के आना, मैं गाड़ा बना के आया। उस्तादों के दिल से दुआ निकली, उन्होंने कहा जिधर जाओगे फ़कीरुल्लाह ही फ़कीरुल्लाह होगा। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। अगर 20वीं सदी के आगाज में देखा जाए तो सर्कल बकोट में जो शख्सियत लोगों के दिल और दिमाग में छाई नजर आती है वो मौलाना मियाँ पीर फ़कीरुल्लाह बकोटी की है। उन्होंने सर्कल बकोट में न सिर्फ नमाज जुमा का आगाज किया बल्कि बहुत सी फरसुदा रसूमात का भी किला कमा किया। उन्होंने अंग्रेजों के जबर और हिंदुओं के मजालम से तंग यहाँ के लोगों को एक उमंग और जीने का मकसद दिया। यही वजह है कि इनकी वफात के 1.5 सदी से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी एहलियान सर्कल बकोट की चौथी नस्ल इस बात पर फख्र करती दिखाई देती है कि पीर बकोटी हमारे हैं।
जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की एक मारूफ और दीनी खानगाह के ऊपर मौजूद हूँ, जो थ्रू आउट अरब से सफ़र करते हुए तबलीग की गर्ज से आए हैं। और ये खानगाह आप ना सिर्फ यहाँ बकोट शरीफ बल्कि इसके गिरदो नवाज जितने भी इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और पंजाब में एक असर रखती है। दीन के हवाले से जब हम बात करते हैं कि जैसे थ्रू आउट में आपको बताता आ रहा हूँ कि इन पहाड़ी इलाकों में और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में जितना भी दीन फैला है वो औलिया इकराम की मेहनत से फैला है, जो तबलीग की गर्ज से मुख्तलिफ़ जगहों पर गए और उनके हाथ पर बेशुमार लोगों ने भी बैत करके इस्लाम के दायरे में आए हैं। यहाँ जो जिस दरसगाह के ऊपर, जिस खानगाह के ऊपर इस वक्त में मौजूद हूँ, ये हज़रत पीर फ़कीरुल्लाह बकोटी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हमें आप बताइएगा कि इन बुज़ुर्गों के बारे में कि अरब के किस ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था और कहाँ से माइग्रेट करते करते यहाँ पर ये कब आए और दीन की खिदमत इन्होंने की। हमारे बुज़ुर्गों का तल्लुक़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की औलाद से हम, और औलाद रुकैया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं उनकी औलाद से। वालिद साहब अक्सर कहते तारीख़ के बहुत मुताला करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो वालिदैन हैं वो बेसिक आए हैं अफ़गानिस्तान से। अच्छा। अफ़गानिस्तान से पहले गए हैं वो सऊदी अरब से अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान से फिर कश्मीर श्रीनगर गए हैं। अच्छा। हज़रत पीर फ़कीरुल्लाह बकोटी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह पीर कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, यहाँ पर आके फिर इलाके में इस्लाम की रोशनी का भी आगाज़ हुआ और कहा जा रहा है कि दीन की तरफ भी लोग राग़िब हुए, उसका ज़रा बताइएगा हमें। जी, हज़रत साहब आए तो उन्होंने पूरे इलाके में जुमे जारी कराए। अच्छा, यानी बकोट और इसके गिरदो नवाब में जुमे का आगाज़ उनके दौर जी में जी, हुआ। बकोट कश्मीर सब इलाके 19वीं सदी में। जी जी, 19वीं सदी में हज़रत साहब से। तो फिर वही ज़रिया बना लोगों का, फिर इस्लाह का। हज़रत साहब जिस तरह इल्म दीन ज़ाहिरी रखते थे, इसी तरह बातनी इल्म भी उनके पास था। तो लोगों का तज़किया करना, तो लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना। अच्छा। तो हज़रत साहब के बारे में वालिद साहब सुनाते हैं कि रजोइया हवेलियाँ के करीब गांव है, रजोइया गांव है। हाँ, उधर बहुत इल्मी बहुत बड़ी दरसगाह थी। तो वहाँ ये हुआ कि उस्तादों ने कहा कि बेटा घास काट के आओ, सब तालिब इल्मों को भेजा। तो वो ज़बान में कहते हैं गाड़ा रच के आना, तो बाकी तालिब इल्म तो आ गए, तो हज़रत साहब वापस नहीं आए ना। अच्छा। तो उस्ताद कहते हैं तो वो फ़कीरुल्लाह क्यों नहीं आया? हाँ। तो तालिब इल्मों ने कहा कि पता नहीं वो किधर चले गए हैं, शायद छोड़ ना गया हूँ। तो उस्तादों ने कहा वो छोड़ने वाला तो नहीं। तो जब आए कुछ दिनों बाद तो हज़रत साहब ने पूछा, उस्तादों ने हज़रत साहब से पूछा किधर चले गए? मैंने कहा आपने कहा था घास काटना है और गाड़ा बना के आना, मैं गाड़ा बना के आया हूँ। उस्तादों के दिल से दुआ निकली, उन्होंने कहा जिधर जाओगे फ़कीरुल्लाह ही फ़कीरुल्लाह होगा। फ़कीरुल्लाह ही फ़कीरुल्लाह होगा। अच्छा, किस किस्म की करामात थी जी उनमें, ज़रा बताइएगा। जी, सबसे बड़ी करामत तो उनकी ये थी कि वो शरीयत के बहुत पाबंद थे। अच्छा। तो जो आज तक इधर कायम है ये काम। और उस ज़माने में बुज़ुर्ग कहते हैं कि नर परिंदा उनके घर के ऊपर से नहीं गुजरता था, पर्दे कितने सख्त थे। अच्छा। तो आज भी वो पर्दा इधर कायम है। औलाद नरीना हुई है, किस उम्र में जाके औलाद हुई इनको? जी, हज़रत साहब की औलाद हुई है 115 साल की उम्र में। अच्छा। नाउमीद हो गए थे ना, बेटे देने वाले अगर कोई अल्लाह के वली होते तो फिर उनकी अपनी होती औलाद हो जाती। वो खुद मरीदेन से कहते कि दुआ करेंगे देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, लेकिन ज़रिया बनता है, नेक लोग हाथ उठाते हैं तो काम हो जाता है। जिन्नात की भी पावर है आपके पास? हमारे पास जो जिन्नात हैं वो हमने कोई उनको ताबे नहीं किया हुआ कि जिस तरह चिल्ले काट के ताबे कर लेते हैं।
खुद ताबे हो जाते हैं, क्योंकि हज़रत साहब के ज़माने के इधर जिन्नात हैं। फिर वो जाते हैं, वो दूसरी नस्ल आती है, चलते चलते नेक जिन्न है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो लोग आते हैं ख़वातीन और हज़रात जिन्नात वाले, तो जो ख़वातीन होती हैं उनके जिन्नात हमारी ख़वातीन निकालती हैं। जिन पर हक हैं जी जिन्नात और तो ये हैं। बंदों के साथ जिन लग कैसे जाते हैं, उसकी क्या रीज़न क्या होती है? रीज़न तो एक ही है कि इंसान के जब एसाब कमज़ोर होते हैं ना, जब डर जाता है तो जिन उस पर हावी हो जाते हैं। वैसे तो जिन्नात हर दूसरे आदमी के पीछे भी हों, लेकिन हाज़िरी नहीं कर सकते जब तक उस बंदे के एसाब अरादा उसका मजबूत हो ना। तो ये ख़वातीन पे ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि खुसूसन ये बच्चियाँ एसाबी तौर पे कमज़ोर होती हैं और डर जाती हैं। इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। हमारे पास अल्लाह का कलाम है, तो ये अल्लाह के कलाम से तो अल्लाह का कलाम इसका तोड़ा और वही कलाम करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा जी, कुछ हजरत पीर फ़कीर बकोटी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज, कोई उनकी करामत शेयर कर दें। जिस तरह भाई ने आपसे अर्ज़ किया कि हज़रत साहब को 115 साल की उम्र में औलाद नरीना हुई, तो बाज़ उलमाए कराम उस वक़्त के जो थे उनके मुताबिक ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर हज़रत फ़कीरुल्लाह बकोटी से उनको हुक्म दिया कि आप फ़लाँ बेवा औरत से शादी करें, अल्लाह पाक उसके बतन से आपको औलाद नरीना देगा। अच्छा। तो फिर हुक्म के मुताबिक उनको शादी करना पड़ी। तो फिर 115 साल की उम्र में एक बेटा और तकरीबन 116 साल या इस तरह कोई 17 साल की उम्र में दूसरे बेटे पैदा हुए। तो पहले जो बेटे पैदा हुए वो अतीकुल्लाह बकोटी थे। तो दूसरे जो थे इनके दादाजी, उनका नाम था हकीकुल्लाह बकोटी। अच्छा। वो 52 में MLA KPK जो सबका सराद असम्बली था, अंग्रेज़ के दौर में MLA रहे। जी। तो वो सिलसिला आगे रूहानी तौर पे आज तक जारी है। तो मुरीदीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आती है। जी, जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो जब भी आपका कश्मीर जाना हो तो कोवाला ब्रिज के साथ ही बकोट शरीफ का रास्ता आता है और ख़ूबसूरत पहाड़ी के दामन के ऊपर ये हज़रत फ़कीरुल्लाह बकोटी की खानगाह है और आप यहाँ पर हाज़िरी दें, आपको रूहानी सुकून मिलेगा। आप हमारे साथ रहें, मैं हूँ बकोट शरीफ में और एक्सप्लोर कर रहे हूँ इस खूबसूरत वादी को जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की है। तो ये जो थाना 1858 में कायम हुआ अंग्रेज़ दौर में, उस वक्त ये थाना पत्थर और मट्टी छाता था। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जिस वक्त मैं बकोट में ही हूँ और ये जो थ्रू आउट पहाड़ी बेल्ट आपको ये खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ के इलाके हैं और साउथ के भी जो हमारे एक्स फाटा हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि इनका जो रवैये होते हैं तकरीबन एक जैसे हैं। हालांकि ये हज़ारा बेल्ट में ज़्यादातर जो लोग हैं ये हिंदको स्पीकिंग हैं या इनकी जो लैंग्वेज है मरी के साथ मिलती है, लेकिन जब आप देखते हैं जिसामत
इनकी या किसी चीज़ के ऊपर डट जाना, तो आपको ये दूसरे पख्तून मिलेंगे। और वो कई मिसालें भी यहाँ पर हैं। चाहे हम तहरीक आज़ादी की मिसाल दें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको इसी बेल्ट में ही नज़र आएगी। इसके अलावा जब किसी अच्छे काम के लिए भी ये डट जाते हैं, यकजहती इनमें नज़र आती है, तो वो भी करके गुजरते हैं। और उसकी मिसाल यहाँ पर ये है कि ये जो बकोट का इलाका है, बिल्कुल आपके जो कश्मीर का कोहाला का पुल है उसके साथ ही अटैच है सर्कल बकोट। एक साइड पर आपको ह्यूज डेवलपमेंट मिलेगी जब हम पंजाब की बात करते हैं, मरी की, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का इस साइड से ये लास्ट गांव है। तो यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत भी काम करते हैं और करते आ रहे हैं बैक हिस्ट्री से लेके, और अभी तक वो रवा दवाएं। उसकी एक छोटी सी मिसाल हमको दिए जा रहे हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत पिछले तकरीबन ये जो 5 साल गुजरे हैं एक सड़क भी बनाई है, और अपने MPA या MNA की तरफ नहीं देखा, वो प्रोजेक्ट इन्होंने कामयाब भी किया है। उसकी तफसील पूछते हैं कि वो कैसा पॉसिबल हुआ। जी नाम बताइएगा अपना। नवीद अकरम अब्बासी, बकोट शरीफ से ताल्लुक़ है मेरा। बकोट शरीफ जो गांव है इसकी जो तारीख़ है बड़ी पुरानी है, और अपनी मदद आपके तहत ये एक पुरानी हमारी रवायत है। जिस तरह ये हालिया दिनों में जिस तरह यहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा कि कोई MNA MPA साहिबान यहाँ पे आया कि हमारी वो खिदमत करेंगे। यहाँ के लोगों ने कोरोना के दौरान जब इंतहाई बुरे हालात थे, पाकिस्तान के अंदर मैशत डूब रही थी, उस वक्त यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद नकद रकूम जो थी वो यहाँ के मकामी लोगों ने या उनके ओवरसीज़ जो बाहर बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे भेजी है। और दूसरी जो आम बात थी ये तो वो थी जो नकद रकूमात थी, और जो यहाँ के नौजवानों ने अपना जो जानी सरमाया लगाया है, ख़ुद अपने हाथों से काम किया है, वो एक अलग था। और तीसरी बात जो थी कि बकोट की ज़मीन जो है वो इंतहाई कीमती ज़मीन है। जिस तरह एबटाबाद के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर ज़मीन की वैल्यू है, उसी तरह सर्कल बकोट के पहाड़ों के अंदर ये बकोट की वादी जो है, बकोट का गाँव जो है, तारीखी गाँव है, इसकी ज़मीनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मगर उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ बकोट गांव के अंदर जितनी भी रोड जा रही हैं, कोई किसी का मुआवजा नहीं लिया गया। यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीनें, अपने ज़मीन के कीमती टुकड़े काट के वो शरायाम के लिए, लोगों के चलने के लिए दिए हैं। तो इस तरह ये मालियत जो सिर्फ सड़कों की मदद में 2-3 सालों के अंदर 7-8 करोड़ से ज़्यादा की जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों ने और कितने किलोमीटर का रोड पक्का किया गया है? ये तकरीबन अगर पूरा मिलाएं तो ये 12 से 13 किलोमीटर जो बनता है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने कंक्रीट भी की है, उसके अंदर जो है वो पैदल चलने वाले रास्ते भी बनाए हैं, और उसके अंदर जो है रिटेनिंग वाल्स भी लगाई गई हैं, और ड्रेन का सिस्टम भी वो अपनी मदद आपके तहत। और अगर गवर्नमेंट करती तो ये प्रोजेक्ट कितने का होता है? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे किए हैं। कागजी जो होते हैं वो प्रोजेक्ट जो टेंडर लगते हैं, उसके बाद जो उनके कमीशन वगैरह होते हैं, तो ये अरबों में पहुँचने वाले प्रोजेक्ट जो थे यहाँ के लोगों ने हेल्थ की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में बकोट के अंदर बकोट के लोगों ने अपनी कीमती ज़मीनें, अपने कीमती वक्त और अपना कीमती सरमाया लगा के यहाँ की ख़वातीन ने अपने जेवर बेच के, क्या मसाजिद, क्या रास्ते, क्या डिस्पेंसरीज, क्या स्कूल, हर जगह पे यहाँ के लोगों ने अपनी मताब के तहत किया। यहाँ के बकोट के अंदर ये रवायत भी है कि ये लोग अपनी मताब के तहत इतना काम करते हैं कि बकोट के अंदर मैं फखरिया कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का शायद ये पहला गाँव होगा कि कोई भूखा नहीं सोता है। लोग अपनी मताब के तहत एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा कि आइडिया कहाँ से आया कि आप लोगों ने सड़क भी बनानी है? ये जब कोरोना का दौर था तो तकरीबन ही पूरे गांव के नौजवान गांव में थे, तो कुछ दोस्त बैठे, 3-4 दोस्त, उन्होंने ये मशवरा किया कि हम थोड़ी सी इस तरह ये एक्टिविटी करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो दोस्तों में भी इजाफा होता चला गया और डोनर्स के साथ रब्ता होता चला गया, जिसमें हमारे ओवरसीज़ के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, डोनर्स हैं, जिन्होंने दिल खोल कर हमें चंदा दिया और लाखों में वो रकूम पहुँचती है। और गांव में तकरीबन मैं पूरे गांव में हर महल्ले का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन पूरे गांव से लड़कों ने दिल खोल के मेहनत की और दिन रात काम किया। फिर डोनर्स की तरफ से जूं पैसे आते गए तो हमने इस रोड को तकरीबन 16 फीट रोड हमने बनाई है, और उसकी हर जगह से जो है वो जो माल पड़ा हुआ है उसमें जो कंक्रीट हुई है वो 8 से 9 इंच और 10 इंच भी है। अच्छा। तो इसमें हमारे साथ जो तावन किया है सब ओवरसीज़ ने किया है। बकोट का कोई फ़र्द उस वक़्त ऐसा नहीं था जो इस काम से बाहर होता। और इस चीज़ को देखकर पूरे साइड के जो गांव है, मूलिया हो गया, खान हो गया,
ये इस तरफ के जितने गांव हैं उनमें छोटी छोटी रोडें बनना शुरू और हो गई। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने भी काम शुरू किया। और उस वक्त भी मस्जिद गांव में मसाजिद का काम भी बन रही थी, 2-3 मसाजिद करोड़ों में उसका भी वो जा रहा है। तो ये पूरे बकोट के लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और दाद देता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना के दौर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया जो पूरी हमारे इस पूरे सूबे के लिए एक मिसाल बन गया। अच्छा भाई साहब, जरा आप बताइएगा कि थोड़ी सी हम हिस्ट्री को टच करते हैं कि यहाँ से तरीके आज़ादी जब 1857 की तरीके आज़ादी थी, जिसको जंग आज़ादी भी कहते हैं, थ्रू आउट पीछे की पेसिव रेजिस्टेंस, तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर भी उन शहदा का कब्रिस्तान है, यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा मार्का हुआ है। जी, ये जिस तरह आपने बात की है कि तरीके आज़ादी जो थी उससे पहले डोगरा साम्राज्य हमारा सामने जितना भी था, ये दरिया की उस तरफ जो था यहाँ पे डोगरा रेड फोर्ट में बैठ के वो कंट्रोल किया और यहाँ पे जो था ये अंग्रेज ने जब ये यहाँ पे आए, उन्होंने कब्जा किया, तो उन्होंने यहाँ पे क्वाला में एक चौकी कायम की थी। यहाँ से हमारे हुर्रियत के जो रहनुमा थे, जिस तरह अब्बासियों से सरदार याकूब खान अब्बासी, उनकी क़यादत में काफ़िले निकले। आज़ाद कश्मीर से सरदार अब्दुल कयूम खान साहब थे। ये सामने सेसर का जो थाना था देरकोट के अंदर, वो पहला उसको उन्होंने कैप्चर किया। फिर फगवाड़ी से लेके दरिया जेलम के साथ साथ जितने भी हमारे मुजाहिदीन थे, जो लोरा से ताल्लुक़ था, गलियात से था, बकोट सर्कल से था, और उस तरफ से तो इधर आने नहीं देते थे। यहाँ से जो फिर इनके साथ जो हमारे पख्तून भाई उस वक़्त आए, कबायली आए, उनको भी यहाँ से एक्सेस मिली और दरिया जेलम पे उन्होंने और लकड़ी के पुल बनाए। और उस वक़्त वो कहते थे कि ट्यूब जो थी इनके साथ या खालें जो होती थी उनके साथ दरिया अबूर करके उन्होंने यहाँ से कश्मीर में जाके वहाँ पे उन्होंने फ़ाइट की। अमूलिया गांव में हमारे कुतुब शहीद जो थे वो दानगली में लड़ते हुए उनकी शहादत हुई थी। उनकी कब्र जो है वो अमूलिया गांव में है। और इस तरह बाकी जो हमारे इस रीजन के थे, लोरा से लेके इस पहाड़ी बेल्ट से जितने भी हमारे थे मुजाहिदीन जो थे, वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करके क्वाला के उस तरफ जाके उन्होंने ये सारा इलाका आज़ाद करवाया। 1858 में कायम होने वाली ये तारीखी इमारत पुलिस स्टेशन बकोट है। फरंगी फन तामीर की ये शाहकार मगर अब तबाह हाल इमारत अब एक आसार कदीमा बन चुकी है और माहिर तामीरात को दावत नज़ारा देती दिखाई देती है। जी, सकाफती विरसे की अलामत, जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी आपको बताया है कि ये जो बकोट है इसकी भी एक तारीखी हैसियत है। वो उसका सबूत हमें यहाँ पर एक तारीखी इमारत से मिल रही है। ये जो इमारत कायम हुई है ये 1858 में हुई है और उस वक्त का ये थाना था और ये वादा करता है कि उस वक्त भी यहाँ पर अच्छी खासी आबादी हुई होगी क्योंकि ये कश्मीर के भी नज़दीक तरीन इलाका है। ज़ाहिर उस वक्त उसी का हिस्सा होगा ये। उस वक्त पहला SHO कौन था और उस वक्त FIR का इंदराज कैसे होता था और उस रिकॉर्ड को क्या आज तक महफूज किया हुआ है। हमारे साथ इसी थाने के SHO यहाँ पर बकोट के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा सर। सरदार नाज़िक महमूद। अच्छा, ये बताइएगा ये कब कायम हुआ और पहला SHO इसका कौन सा था? ये जो थाना 1858 में कायम हुआ अंग्रेज़ दौर में। जी, उस वक्त ये थाना पत्थर और मट्टी छाता था। तो 2005 के ज़लज़ले में ये डैमेज हुआ है। उसके बाद ये इराक़ी मदद से ये हमारा जो नई अभी बिल्डिंग बनी है, ये सामने बिल्कुल है। जी, नई बिल्डिंग बनी है, ये 2005 में बनी है। 2010 में पुलिस के हैंड ओवर हुए। अभी हम इधर शिफ्ट हैं। पहला SHO कौन सा था ये यहाँ पर अंग्रेज़ दौर में? ये रिकॉर्ड के मुताबिक 1923 जो अभी पास अवेलेबल रिकॉर्ड है, 1923 की पहली FIR में ये मेरे पास पकड़ी हुई है जी, जो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी जिस तरह संभाली हुई है। पुलिस ने पहले भी संभाल कर रखी है और अंदर भी रखते हैं। उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक तेजा सिंह SHO थे, पहले SHO। जी नाज़रीन, ये था बकोट में कायम नेशनल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक विरसा है और कदीमी विरसे का पुलिस स्टेशन था जो 1858 में यहाँ पर कायम किया गया। मैं हूँ इस वक्त सेक्टर बकोट में और एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए ये खूबसूरत इलाके खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के।
जी ये एक खूबसूरत आबशार आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है साबरी आबशार और कहा जा रहा है कि बड़ा शफाफ बख्श पानी है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इस आबशार में और इन्जॉय करते हैं इस वाटर को भी, आबशार को भी। यहाँ बैठने की जगह भी है, हर तरफ आपको नज़र आ रहा है, एक पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्म के ऊपर, वो लोग आके यहाँ पर दूर दराज से गुस्ल करते हैं। मेरे पसे मंज़र में ये वो तारीखी पुल है जो पाकिस्तान और कश्मीर को आपस में मिलाता है और इस तारीखी पुल पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम 26 जुलाई 1944 को तशरीफ़ लाए और कश्मीर की तरफ से लोगों ने उनको कांधों पर उठा के पाकिस्तान में दाखिल किया और सामने जो डाक बंगला आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर बाबा कायद ने स्टे भी किया। ये तारीखी पुल है जो पाकिस्तान और कश्मीर को आपस में मिलाता है, इसके बारे में बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पॉइंट के ऊपर एक तारीखी इमारत है जिसके इस वक्त सामने हम खड़े हैं, जिसमें अपने वक्त की मशहूर शख्सियात यहाँ आके स्टे करती रही हैं। अनान अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी अनान साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये बाउंड्री लाइन के ऊपर है दोनों सूबों की। देखिए ये एक बड़ी तारीखी विरसे की अमीन बहुत एक यादगार तरीन इमारत है जो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया और मैं जब माजी के आईने में इसको देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता था कि अगर माजी मुनव्वर था तो हम न थे हाजिर, जो मुस्तकबिल होगा दरख़िशां तो हम न होंगे। इस जगह का एक बहुत रोशन माजी है वो इस एतबार से कि यहाँ 1926 में इस रेस्ट हाउस में इलामा मोहम्मद इकबाल जो मुसव्विर पाकिस्तान से उन्होंने क़याम किया और उसके बाद जो 1944 में 26 जुलाई 1944 को जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो असलाफ थे इस रीजन के, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब श्रीनगर से वापसी पे आ रहे थे तो उनको यहाँ पे उन्होंने कंधों पे उठा लिया और इस सारे रास्ते जो है वो मुस्लिम लीग जिंदाबाद और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे करते हुए वो उनको यहाँ लेके आए और यहाँ गालिबन हिस्टोरियन इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा क़याम किया और यहाँ उनकी खातिर तवाज़ो भी हुई और उनको बहुत ताज़ीम की निगाह से देखा गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ केपीके के लिए भी, चूँकि उनके संगम में तो कि वो इस माजी के विरसे की हिफाजत करते हैं, चूँकि जिंदा कौमें अपने माजी को डिस्प्ले करती हैं। और मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से भी जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनके जहनों पर दस्तक देना चाहूँगा कि ये जो खस्ता हाली है ये हमारे माजी से लाताल्लुक़ होने की का सबूत है, जो यकीनन हमारी बर्बादी का बायस होगा। अगर आज हम अपने असलाफ को याद नहीं करेंगे, कल हमारी जो अगली आने वाली नस्लें हैं वो भी हमें जिक्र नहीं करेंगी, क्योंकि जो मसरूफ़ ज़माना है वो क्यों मेरे लिए वक्त अपना बर्बाद करेगा अगर हम अपने माजी को से लाताल्लुक़ हो जाएंगे। अगर इस गेस्ट हाउस को, इस इमारत को दोबारा तामीर किया जाए तो ये उस रोड के ऊपर वाक़या है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इन जन्नत नज़ीर वादियों में जाते हैं एज ए टूरिस्ट, तो इससे अर्न भी किया जा सकता है, यानी इसको टूरिस्ट हट के तौर पर या टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। यहाँ पर वो पिक्स लगाई जा सकती हैं कि जब कायद-ए-आज़म बाबा कायद यहाँ पर आए थे तो इसी जगह पर उन्होंने ठहरा, इलामा इकबाल ने क़याम किया। तो हमारी भी यही गुजारिश है फेडरल गवर्नमेंट्स के कि वो रोल अदा करके इस इमारत को जल्द अज जल्द रेनोवेट करे, क्योंकि ये मेन आपके कश्मीर रोड के ऊपर है। जब आप मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं तो कोहाला पुल के साथ ही आप हमारे साथ रहें। जी एक कपल हमारे साथ है, इनसे हम पूछेंगे कि कहाँ से विजिट करके आए हैं और जिस पॉइंट पर ये मौजूद हैं इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन से संगम के ऊपर हैं। क्या इनको बताया कि ये कश्मीर है, पाकिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है या मरी है? जी नाम बताइएगा आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक है और मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, कराची के बहुत ज्यादा लोग आते हैं जी हमारे इन नादरन एरिया में एडवेंचर्स करने के। तो कराची से मोस्टली लोग ज्यादातर इसलिए आते हैं कि जाहिर बात है वहाँ पे तो इस तरह की चीजें नहीं हमें मिलती हैं। तो अभी न्यूली हम लोग मैरिड हैं तो हम लोग अपना हनीमून ट्रिप भी हनीमून बनाने आए। बिल्कुल और हमारे प्रोग्राम में अब दूसरा कपल आ गया जी। पहले एपिसोड में भी आपने हनीमून का कपल एक नया हमने
कश्मीर में आपको दिखाया था और ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस जगह का पता है कौन सी है ये कोहाड़ा ब्रिज के पास से जगह नीलम जी। वैली, और कश्मीर लगता है यहाँ से। और जैसे हम लोग अभी इस्लामाबाद से ही होते हुए आ रहे हैं, तो जो हमने गाड़ी वगैरह अपनी अरेंजमेंट करवाई थी, तो लेकिन उन्होंने- ये कश्मीर नहीं है, अभी आप खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जी जी, केपी की जी जी, KPK को भी आपने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खैर इस जगह को बताया जाए तो बहुत अच्छी जगह है, जी जी, और मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस जगह पे आगे, खासकर बेगम अच्छा क्योंकि एंजॉय ये भी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम आई है। मैं तो यहाँ खैर पहले आ चुका हूँ। आप। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका? कहाँ आगे तक का जाएंगे? हमारा कश्मीर तक का पूरा प्लान है, जो आबशार्स वगैरह हैं तमाम, कश्मीर टोटली पूरा। जी, अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ एमन। तो एमन, आप क्या कहेंगी इस नीलम पॉइंट के बारे में? ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, और यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ है कि हम पाँव पानी में डाल के आराम से खाना पीना खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत कम जगह है पाकिस्तान में, एंड वी शुड प्रमोट पॉजिटिव साइड। और खास करके सीनिक ब्यूटी पहाड़ों के दरमियान में बैठ गया। तो आपके क्या प्लान है, कहाँ तक जाएंगी आपने आप हस्बैंड के साथ? अब भी हम कश्मीर तक जाएंगे, विजिट करेंगे पूरा, हमारा एक ट्रिप प्लान है, तो हम वही करेंगे पूरा। कश्मीर को विजिट करेंगी। और जाहिर है जब जाके आप कराची में अपने आप फ्रेंड्स को कहेंगे और फैमिलीज के लोग भी, का रुख होगा इन जन्नत नज़ीर वादियों की तरफ। जी, आप एंजॉय करें अपने टूर को। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया सर्कल बकोट को। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का है खूबसूरत गांव, बुलंदो बाला पहाड़ों और कुदरती हुस्न से माला माल, जिसकी हिस्ट्री के ऊपर हमने रोशनी डाली। और सबसे अच्छी रवायत वहाँ पर हमें ये मिली कि लोग अपनी मदद आप, आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ के बाशिंदे डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, जैसे स्कूल हो गए, मसाजिद हो गए। और अब उन्होंने कवर्ड में वहाँ सड़क भी तामीर की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा MPA या MNA हमें काम करके देगा, जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव लगा इस इलाके का। इसके अलावा वहाँ टूरिज्म के स्कोप के बारे में भी बात हुई, एक साबरी आबशार के ऊपर भी लेके गए, एक खानगा का भी विजिट करवाया। बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से एक डिफेंस रोड भी गुजरता है। उन टूरिस्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से होते हुए गलियात की तरफ आएँ तो नथिया गली से होते हुए भी आप सर्कल बकोट में दाखिल हो सकते हैं और खूबसूरत इन पहाड़ों के नज़ारे करते हुए आप कोआला पुल में आएंगे। कोआला पुल से होते हुए आप जन्नत नज़ीर वादियाँ कश्मीर की तरफ भी जा सकते हैं। जब आप मरी की तरफ से आ रहे हों तो कोआला पुल से भी इसी का आगाज़ हो जाता है, ये सर्कल बकोट का। और जो नीलम आबशार है वो भी बेसिकली इसी में सर्कल बकोट में भी आती है, पंजाब में भी, और साथ ही कश्मीर भी है। यानी जंक्शन पॉइंट है बेसिकली सर्कल बकोट की आगाज़ हदूद है। जब आप मरी की तरफ से सफ़र करते हुए आएँ तो यहाँ से तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप बकोट जा सकते हैं और इन खूबसूरत बुलंदो बाला पहाड़ों के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ सर्कल बकोट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।